हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 53 देखेंगे। और देखिए, लेक्चर नंबर 52 से हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि है पावर्टी। लेक्चर नंबर 52 में मैंने आपको पढ़ाया था प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल इन अ कंट्री, यानी किसी भी देश या इकोनॉमी में अगर स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल है तो उसकी वजह से उस इकॉनमी की प्रोडक्टिविटी लो होती है, और लो प्रोडक्टिविटी की वजह से उस इकॉनमी में प्रोडक्शन लो होता है। लो प्रोडक्शन या लो जीडीपी की वजह से लो इनकम होता है। लो इनकम की वजह से लो सेविंग्स होती हैं। लो सेविंग्स की वजह से लो इन्वेस्टमेंट होता है, और लो इन्वेस्टमेंट की वजह से स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल बनी रहती है। तो अगर किसी इकॉनमी या किसी देश में स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल है तो ये एक पावर्टी ट्रैप की तरह काम करता है, और वो देश उस पावर्टी ट्रैप से तभी बाहर आएगा जब वो उस स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। उसके लिए करना होगा कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो थी हमने लेक्चर नंबर 52 में देखा था। आज 53 में हम समझेंगे कि पावर्टी क्या होता है। साथ ही साथ हम ये एनालाइज करेंगे कि पावर्टी इनकम से लिंक्ड है या मनी से लिंक्ड है। ठीक है, इसका मतलब पावर्टी को अप्रोच करने का ज़्यादा हॉलिस्टिक तरीका क्या होगा, इनकम या मनी। ओके, साथ ही साथ हम टाइप्स ऑफ पावर्टी पढ़ेंगे, और जो पावर्टी लाइन इंडिया में करेंटली एक्सेप्टेड है बाय नीति आयोग, तो वो पावर्टी लाइन यानी कि जो इनकम या मनी पर कैपिटा पर मंथ है रूरल और अर्बन के लिए, क्या वो रीजनेबल है या नहीं, उसको हम एनालाइज करेंगे गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम से लिंक करके। साथ ही साथ इस लेक्चर के एंड में हम ये पढ़ेंगे कि वाई वी नीड टू एस्टिमेट पावर्टी। मतलब नेशनल लेवल पे हमें मतलब अर्लियर पावर्टी एस्टिमेशन प्लानिंग कमीशन करती थी। 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके उसके जगह पर नीति आयोग बना दिया गया। तो अब पावर्टी एस्टिमेशन नीति आयोग के अंतर्गत आता है। तो हमें इंडिया में नेशनल लेवल पे पावर्टी एस्टिमेशन क्यों करना पड़ता है? स्टेट गवर्नमेंट भी अपना पावर्टी एस्टिमेशन करती हैं। तो पावर्टी एस्टिमेशन की नीड होती ही क्यों है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पावर्टी क्या होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख रखा है। पावर्टी इज ए सिचुएशन इन विच अ पर्सन इज डिप्राइव्ड फ्रॉम बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ। यानी कि पावर्टी यानी कि गरीबी एक तरह की परिस्थिति है जहाँ पे कोई व्यक्ति जीवन के बेसिक एमिनिटीज से डिप्राइव्ड होता है। ठीक है, तो कोई पर्सन या कोई हाउस होल्ड अगर बेसिक नेसेसिटीज़ या बेसिक एमिनिटीज से डिप्राइव्ड है तो उस व्यक्ति या हाउस होल्ड को हम पुअर कहेंगे, और उसकी जो सिचुएशन है वो पावर्टी की है, यानी उसकी परिस्थिति गरीबी है और वो व्यक्ति या हाउस होल्ड गरीब कहलाएगा। अब ये बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ क्या होती हैं? तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। फूड हो गया, शेल्टर, क्लोथिंग, फुटवेयर, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा। यानी ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए कोई हाउस होल्ड या कोई व्यक्ति है, वो अपनी रोज़मर्रा के जीवन में फूड अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उसके पास घर नहीं यानी शेल्टर नहीं है, क्लोथिंग फुटवेयर नहीं है, अगर उसके पास सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं है, अगर वो या उसके फैमिली मेम्बर्स एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं। और जब कोई व्यक्ति हाउस होल्ड इन बेसिक चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पाता है तो वो व्यक्ति हाउस होल्ड गरीब कहलाता है, और उसकी सिचुएशन पावर्टी की होती है। अब देखिए, अब जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि अगर हमें पावर्टी को समझना है तो ज़्यादा हॉलिस्टिक अप्रोच इनकम होगा या मनी होगा। तो देखिए,
अगर कोई व्यक्ति एम्प्लॉयड है, अगर उसकी इनकम अच्छी है तो नो डाउट वो ये चीज़ें अफोर्ड कर सकता है। पर जो भी यहाँ पे मैंने बेसिक एमिनिटीज़ की बात की है, इन्हें अफोर्ड करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका इनकम ही होना चाहिए। इन चीज़ों को खरीदने के लिए यू नीड मनी, यानी अगर किसी व्यक्ति के पास मनी है तो भी वो इन चीज़ों को खरीद सकता है, यानी अफोर्ड कर सकता है। तो पॉवर्टी इज लिंक्ड विद मनी, क्योंकि देखिए इनकम क्या है, इनकम इज सबसेट ऑफ मनी। ओके, मनी इज ए ब्रॉड थिंग, मतलब इनकम से भी आप मनी पाते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट भी मनी कहलाता है, अगर आप कोई सेविंग इनहेरिट करते हैं तो वो भी मनी कहलाता है, अगर आप अपनी फैमिली प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं तो वो भी अगर आप सेल करेंगे तो वो एक तरह का जो एसेट है उस एसेट को सेल करके मनी ही मिलेगा। तो मनी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज देखिए इनकम इज ए सबसेट ऑफ मनी, और मैंने आपको बताया था कि इनकम इज क्रिएटेड ओनली थ्रू अ प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इनकम क्या होते हैं, लैंड पे मिलने वाला रेंट, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी या वेजेज जो मिलती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे मिलने वाला इंटरेस्ट, और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मिलने वाला प्रॉफिट, और अगर कोई मिक्स्ड एम्प्लॉय कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसको मिक्स्ड इनकम मिलती है, और अगर आप कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कॉपीराइट होल्ड करते हैं तो उस पर आपको रॉयल्टी मिलती है। यानी इनकम या तो रेंट हो सकता है, या वेज या सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम हो सकते हैं, इनका ही एक मिक्सचर जो सेल्फ एम्प्लॉयड को मिलता है, या रॉयल्टी। तो ये इनकम है, और ये इनकम से आपके पास आता क्या है, मनी, और उस मनी से आप इकोनॉमी में क्या करते हैं, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन इनकम से जो आपको मनी मिल रहा है वो सेम मनी आपको ट्रांसफ़र पेमेंट से भी मिल सकता है, यानी जिन्हें पॉकेट मनी मिल रही है वो भी ट्रांसफ़र पेमेंट है। अगर किसी देश में सरकार अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दे रही है तो वो भी एक ट्रांसफ़र पेमेंट है, यानी जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं अगर उनको सरकार अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रही है तो उनके पास पैसे आ रहे हैं तो वो ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। या फिर जो मैंने कहा कि आपके पास कोई फैमिली सेविंग है, आपने कोई फैमिली की प्रॉपर्टी इनहेरिट की है, तो उससे जो आपको मनी मिलता है तो वो मनी ही है जो इन चीज़ों को अफोर्ड करती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, जो भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं या जो लोग अभी एजुकेशन में होते हैं, ठीक है, जो भी लोग हायर एजुकेशन में हैं या किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में हैं, वो किसी भी तरह की अर्निंग नहीं कर रहे हैं, पर वो पुअर नहीं कहलाते हैं, बिकॉज उनके पास ट्रांसफ़र पेमेंट आ रहा है जो कि मनी है, और उस मनी से ये सारी बेसिक एमिनिटीज़ अफोर्ड कर लेते हैं। सो पॉवर्टी इज लिंक्ड विद मनी। ओके, इनकम इज सबसेट ऑफ मनी एंड मनी इज यूनिवर्सल सेट हियर। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी देखिए दो तरह का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, दूसरा होता है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी मीन्स डेप्रिविएशन फ्रॉम बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ। यानी पॉवर्टी या एब्सोल्यूट पॉवर्टी सेम चीज़ होती है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या हो गया कि अगर कोई व्यक्ति या हाउस होल्ड लाइफ के बेसिक एमिनिटीज से डिप्राइव्ड है तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहलाएगी, ठीक है। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हम हमेशा पॉवर्टी लाइन के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। सो वी से इट दैट इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी लाइन। ओके, यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हम हमेशा एक पॉवर्टी लाइन के रेफरेंस में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और पॉवर्टी लाइन कैसे बनती है, जैसे मान लीजिए कि जो प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से जो पॉवर्टी लाइन है वो है, मतलब रूरल एरियाज़ के लिए है 27 रुपीज़ पर पर्सन पर डे, और अर्बन इलाकों में है 33 रुपीज़ पर पर्सन पर डे, ठीक है। ये है 2011-12 प्राइसेस पे। करंट प्राइसेस पे क्या होगा ये वैल्यू मैं बताऊंगा आपको, पर 2011-12 प्राइसेस पे ये पॉवर्टी लाइन है, यानी कि ये पॉवर्टी लाइन ये बता रहा है कि अगर कोई व्यक्ति शहर में रह रहा है, अगर वो 33 रुपये पर डे पा रहा है तो वो बेसिक एमिनिटीज़ को अफोर्ड कर सकता है।
और ये 2011-12 प्राइसेस के हिसाब से 33 रुपये है। आज की डेट में ये वैल्यू बदल जाएगी बिकॉज ऑफ सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो हम इन्हीं चीज़ों को एनालाइज करेंगे कि जो भी प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से जो भी पॉवर्टी लाइन है उसको सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन से इंडेक्स करके हम करंट वैल्यू पे लाएंगे। यानी हम करेंटली ये देखेंगे कि पॉवर्टी लाइन पर कैपिटा पर मंथ कितना बनती है और वो पॉवर्टी लाइन क्या रीजनेबल है बेसिक एमिनिटीज़ को परचेज या अफोर्ड करने के लिए। और वो हमें एनालाइज करना है गवर्नमेंट के जो भी वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उनसे लिंक करके। ठीक है, वहीं पे देखिए रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस इन द इनकम और एक्सपेंडिचर लेवल ऑफ वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। यानी रिलेटिव पॉवर्टी होता है कि हमारे सोसाइटी में अगर हम एक इनकम ग्रुप को उससे ऊपर के इनकम ग्रुप से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो वो रिलेटिव पॉवर्टी कहलाएगी। या सोसाइटी में जो एक इनकम ग्रुप है उनका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसको अगर हम कंपेयर कर रहे हैं हायर इनकम ग्रुप के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से तो रिलेटिव पॉवर्टी कहलाएगी। ये इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी इनकम 40,000 है और आप अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कंपेयर कर रहे हैं किसी 1 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति से तो आप उसकी तुलना में गरीब होंगे। ठीक है, तो जब भी हम अलग अलग इंडिविजुअल्स के इनकम को या सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप या सेक्शंस को अगर हम उनको इनकम या एक्सपेंडिचर लेवल पे कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो फिर वो रिलेटिव पॉवर्टी कहलाती है। यानी कि 40,000 महीने कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बेसिक एमिनिटीज़ को अफोर्ड कर पा रहा है पर उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1 लाख कमाने वाले के बराबर नहीं है। ठीक है, या 1 लाख कमाने वाले की सेविंग, उसका एक्सपेंडिचर, उसका इनकम काफ़ी ज़्यादा है तो वो 1 लाख कमाने वाले की तुलना में गरीब है, रियल टर्म में वो गरीब नहीं है। ठीक है, तो सवाल है कि फिर रिलेटिव पॉवर्टी क्या मेजर करता है। तो रिलेटिव पॉवर्टी मेजर्स इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। ठीक है, यानी जो तुलनात्मक गरीबी है ये इनइक्वालिटी को मेज़र करती है कि आप अपने से ज़्यादा कमाने वाले से इनकम में कितनी इनइक्वालिटी रखते हैं या वेल्थ में कितनी इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो वो रिलेटिव पॉवर्टी कहलाता है। सो रिलेटिव पॉवर्टी मेजर्स इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। अब देखिए हम ये एनालाइज करते हैं कि जो भी हमारे इंडिया में करेंटली एक्सेप्टेड पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, उसको हम एनालाइज करते हैं कि क्या वो पॉवर्टी लाइन रीजनेबल है या नहीं। तो देखिए इंडिया में जो करेंटली पॉवर्टी लाइन एक्सेप्टेड है गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, ऑफिशियल एस्टिमेट वो है प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी की रिकमेंडेशन या प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी के जो भी पॉवर्टी लाइन है उसी को गवर्नमेंट करेंटली एक्सेप्ट करती है। सो पॉवर्टी लाइन, पीएल मतलब पॉवर्टी लाइन, एज पर प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी, इट वाज सेट अप इन 2009। ठीक है, अच्छा, ये इस लेक्चर के बाद पॉवर्टी लाइन के एस्टिमेशन को लेकर प्लानिंग कमीशन ने जितने भी एक्सपर्ट ग्रुप्स बिठाए थे और उनका पॉवर्टी लाइन को लेकर क्या एस्टिमेट है उनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ मैं बस पॉवर्टी लाइन की आपको एनालिसिस बताना चाह रहा हूँ कि जो भी पॉवर्टी लाइन है उसको अगर हम गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम से लिंक करके देखें तो वो काफ़ी रीज़नेबल होता है। ठीक है, लेकिन उसी पॉवर्टी लाइन को जब आप गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम से हटा कर देखेंगे तो वो आपको बिल्कुल रीजनेबल नहीं लगेगा। तो वही एनालिसिस मैं बताना चाह रहा था। बाकी पॉवर्टी लाइन के जो भी एस्टिमेशंस हैं उनको हम डिटेल में देखेंगे आगे के लेक्चर्स में।
तो प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी को 2009 में सेटअप किया गया था, और इनके हिसाब और इन्होंने जो पावर्टी लाइन एस्टिमेट किया था या कैलकुलेट किया, वो था ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड्स। ठीक है, तो बेसिस क्या थी? पावर्टी लाइन वॉज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, और ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड का डेटा इनको दिस डेटा वॉज देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ। प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी चूँकि 2009 में बनी थी, तो इन्होंने जो पावर्टी लाइन बनाया था वो 2004-05 के प्राइसेस पे बनाया था। यानी 2004-05 में जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा था हाउस होल्ड्स के, जिसे एनएसएसओ कलेक्ट करती है, तो एनएसएसओ से इन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा को एनएसएसओ के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा को यूटिलाइज करते हुए 2004-05 के प्राइसेस पे इन्होंने पावर्टी लाइन कैलकुलेट किया था। पर यहाँ जिस पावर्टी लाइन की मैं बात कर रहा हूँ वो है 2011-12 प्राइसेस पे। यानी कि जो प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने पावर्टी लाइन बनाया था, उसको लेटर ऑन 2011-12 के जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा थे उनसे इंडेक्स करके 2011-12 के प्राइसेस पे जो पावर्टी लाइन बनी वो हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, सो पावर्टी लाइन इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा ऑफ हाउस होल्ड। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा को कौन कलेक्ट करता है? वो है एनएसएसओ, यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ओके, ये लार्ज सैंपल सर्वे करते हैं 6-7 साल पे, एंड इट कम्स अंडर मॉस्पी। अच्छा, इस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या होता है? देखिए, इसमें 2 कैटेगरी होती है। पहला तो होता है फूड आइटम्स, दूसरा होता है नॉन फूड आइटम्स। फूड आइटम्स में क्या हो जाएंगे? जो भी सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, ठीक है, मिल्क हो गया, एग्स हो गए हैं, ठीक है, ब्रेड हो गया, मतलब जो भी फूड आइटम्स हैं, बेसिक फूड आइटम्स, सम फ्रूट्स ऑल्सो। ठीक है, नॉन फूड आइटम्स में क्या हो जाएंगे? क्लोथिंग, फुटवेयर, एजुकेशनल एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस, हाउस रेंट। ठीक है, यानी कि अगर हम जैसे कि बेसिक एमिनिटीज़ में हमने क्या देखा था कि बेसिक एमिनिटीज़ में सिर्फ फूड नहीं होता है, उसमें फूड होता है, उसमें क्लोथिंग, फुटवेयर, सैनिटेशन, एजुकेशनल एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस, हाउस रेंट, ये सब होता है। तो इन आइटम्स को मिलाकर एक कंजम्पशन बास्केट बनाई गई, और उस कंजम्पशन बास्केट के बेसिस पे जो पावर्टी लाइन तय हुआ वो ये था कि लेट मी राइट इट हियर। ठीक है, और ये पावर्टी लाइन इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 2011-12 प्राइसेस। ठीक है, और ये पावर्टी लाइन क्या रही? रूरल और अर्बन। ठीक है, तो रूरल इंडिया के लिए पावर्टी लाइन बनी 27 रुपीज़ पर पर्सन पर डे, और अर्बन के लिए बना ₹32.40 पर पर्सन पर डे। ठीक है, इसको आप अप्रॉक्सीमेटली 33 रुपीज़ मान सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो भी बास्केट है, जो कंजम्पशन बास्केट की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कुछ फूड आइटम्स है, कुछ नॉन फूड आइटम्स हैं, उस कंजम्पशन बास्केट को अफोर्ड करने के लिए गांव में जो भी व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति को 27 रुपये पर डे अगर पैसा मिल रहा है तो वो उसको अफोर्ड कर सकता है, और शहर में रहने वाला व्यक्ति अगर 33 रुपये पर डे पा रहा है तो इस कंजम्पशन बास्केट को अफोर्ड कर सकता है। कौन सा कंजम्पशन बास्केट?
जो फूड और नॉन फूड आइटम से बना है, ठीक है, जिसे डिज़ाइन किया है प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने। ठीक है, अब हम एनालाइज करते हैं। अगर आप देखें, ये तो 2011-12 प्राइसेस के हिसाब से था, तो ये तो पर डे की, ये क्या है, ये पावर्टी लाइन है। ठीक है, दिस इज़ द पावर्टी लाइन फॉर रूरल इंडिया एंड दिस इज़ द पावर्टी लाइन फॉर अर्बन इंडिया। ठीक है, तो अगर हम मंथली देखें, अगर आप मंथली वैल्यूज़ देखें, ठीक है, तो वो क्या होगा। अगर आप देखें तो रूरल के लिए क्या आएगा, अगर आप 27 रुपीज़ को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 810 रुपये। ठीक है, 810 रुपये पर पर्सन, यानी पर कैपिटा पर मंथ। यानी ग्रामीण इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं, अगर ग्रामीण इलाके के किसी व्यक्ति को 810 रुपये प्रति माह मिल रहा है, तो वो ये कंजम्पशन बास्केट अफोर्ड कर सकता है, जिसमें कुछ फूड आइटम्स हैं, नॉन फूड आइटम्स हैं, जो कि बेसिक नेसेसिटीज़ के आधार पे बेस्ड है। और अगर कोई व्यक्ति उसे अफोर्ड कर ले रहा है तो फिर वो ऑब्वियसली पुअर नहीं कहलाएगा। और अर्बन के लिए ये जो अमाउंट मंथली बनेगा वो है ₹972 पर कैपिटा, दैट इज पर पर्सन पर मंथ। ठीक है, अगेन ये किस लिए है, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ 2011-12 प्राइसेस। ठीक है, क्योंकि मैंने इन्हीं का मंथली एस्टिमेट यहाँ पे निकाला है। अब ये तो था कि 2011-12 के हिसाब से, कि अगर 2011-12 में अगर हम इंडिया में पावर्टी देखें तो गांव में अगर कोई व्यक्ति 810 रुपये प्रति माह पा रहा है और शहर में कोई 972 रुपये प्रति माह पा रहा है, तो वो गरीब नहीं है। और इन पावर्टी लाइन के बेसिस पे 2011-12 में जो पावर्टी इंडिया में निकल कर आई वो थी, मैं अगर कंबाइंड रूरल और अर्बन पावर्टी दोनों को कंबाइन करके देखूं तो इट वाज अराउंड 22%। यानी कि ये जो पावर्टी लाइन बनी है, ठीक है, ये पावर्टी लाइन रूरल के लिए है और ये पावर्टी लाइन है अर्बन के लिए। तो इस पावर्टी लाइन के बेसिस पे भारत में ऐसे तकरीबन 22% लोग थे 2011-12 में, जो कि इस गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। ठीक है, अब सवाल है कि ये वैल्यूज़ तो 11-12 के प्राइसेस से थी, तो अगर हमें करंट वैल्यू जाननी है और अगर हम बात कर लें, अगर आज की डेट में हमें जुलाई 2023 में जाननी है कि ये पावर्टी लाइन क्या होंगे रूरल और अर्बन के लिए, तो देखिए सबसे पहले अगर हम पावर्टी लाइन ओके रूरल के ही बना लेते हैं। अगर जुलाई 2023 में हम रूरल के लिए पावर्टी लाइन बनाते हैं तो क्या होगा, देखिए 2011-12 में अगर हम सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करें, वो भी सीपीआई कंबाइंड की, तो वो क्या होता है कि सीपीआई कंबाइंड बेस ईयर 2011-12 इज इक्वल टू 100। ठीक है, और अगर हम जुलाई की बात करें, सीपीआई कंबाइंड कोलोन फॉर जुलाई 2023, तो ये जो इंडेक्स वैल्यू है ये कितना है अप्रॉक्सीमेटली, मतलब एग्जैक्टली 186.3। तो 2011-12 में सीपीआई कंबाइंड की जो इंडेक्स वैल्यू थी, यानी वो बेस वैल्यू 100 थी, और जुलाई 2023 तक सीपीआई हेडलाइन की इंडेक्स वैल्यू 186.3 हो गई। तो परसेंटेज चेंज कितना आएगा, 86%। यानी हम ये समझ सकें 2011-12 से 2023 तक ऑन एन एवरेज जो भी प्राइसेस हैं वो 86% ऑलमोस्ट बढ़े हैं। ठीक है, तो जो कंजम्पशन बास्केट की हम बात कर रहे हैं, अगर ये 2011-12 के प्राइसेस के हिसाब से ये वैल्यू थी, तो जुलाई 2023 में इन बास्केट में
86% का इन्फ्लेशन हुआ होगा, ठीक है। तो अगर हम इस हेडलाइन इन्फ्लेशन को इंडेक्स करके या इंक्लूड करके बात करें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएंगी, तो देखिए ये जो है आपका 810 रुपये, इसको आपको क्या करना होगा, इसका 86% जब आप निकालेंगे, ठीक है, कि 810 रुपये का 86% कितना आएगा, और ये जो वैल्यू आएगी इसको जब आप 810 रुपये में जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा, इट विल बी इक्वल्स टू रुपीज़ 1506.6 ये आएगा पर कैपिटा पर मंथ। यानी कि 2011-12 में गांव में 810 रुपये पाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं था, लेकिन आज की डेट में गांव में रहने वाला व्यक्ति अगर 1506 रुपये पा रहा है तो वो गरीब नहीं होगा, क्योंकि हमने सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन को इंडेक्स किया है जो कि 86% था। अगर आपको ये वैल्यूज डायरेक्टली निकालनी है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर 810 रुपये को आप 100% मान लें तो ये कितना ग्रो हुआ है, इट वॉज इंक्रीज बाई 186%, ठीक है। तो अगर आप 810 को 810 गुणे 186/100 अगर आप करेंगे तो भी डायरेक्टली आपको यही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से अब आ जाइए हम अगर लेट मी चेंज द कलर। अब इसी तरह से अगर हम पॉवर्टी लाइन कब की बात कर रहे हैं, जुलाई 2023 की बात कर रहे हैं, और ये पॉवर्टी लाइन हम अर्बन के लिए बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 972 गुणे 1, यानी 972 अगर 100% है तो उसका 186% कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 1807.92। आप इसको कैसे निकाल सकते हैं कि 972 रुपये का पहले आप 86% निकाल लें और फिर उसको 972 में जोड़ देंगे तो कुछ इतना ही आएगा। यानी आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले 972 का आप 86% निकालें और ये जो वैल्यू आएगी इसमें जब आप 972 को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू फाइनली 1807.92 आएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है ये वैल्यू और ये वैल्यू। तो देखिए आज की डेट में अगर 2023 की हम बात कर रहे हैं तो अगर गांव में कोई व्यक्ति 1506 रुपये प्रति माह पा रहा है तो वो गरीब नहीं है, यानी इतना या इसके ऊपर पाने वाला व्यक्ति, और शहर में कोई व्यक्ति अगर 1807 यानी इसको अप्रॉक्सीमेट कर ले तो 1808 रुपये या इससे ज़्यादा पाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये अमाउंट बहुत कम है, लेकिन आपको ये अमाउंट अब यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि जब आप इस अमाउंट को, ये जो पॉवर्टी लाइन पर कैपिटा पर मंथ है, इसे जब आप गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम से लिंक करके देखेंगे तो आपको रीजनेबल लगेगा। क्यों? देखिए गांव हो या शहर हो, जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, या जो भी पुअर फैमिलीज़ हैं उनको मिलता है सब्सिडाइज फूड थ्रू पीडीएस, ठीक है। और अगर आप पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए है अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है। तो अगर हम एक गांव के बात करें कि किसी गांव में रहने वाला व्यक्ति अगर गरीब है तो उसको सब्सिडाइज रेट पे फूड ग्रेन्स मिल जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ उसके बच्चों को सरकारी स्कूल में फ्री एजुकेशन मिल जा रहा है, 14 इयर्स तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। और आप जानते हैं कि मतलब हर स्टेट गवर्नमेंट के पास, मतलब हर स्टेट में आपको प्राइमरी एजुकेशन, गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल्स, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ओके, और गवर्नमेंट कॉलेजेस, ये सब मिल जाएंगे। यानी अगर गवर्नमेंट सब्सिडाइज फूड प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, और सब्सिडाइज फ्यूल मिल रहा है लोगों को, अगर हाउस होल्ड्स के जो हाउस होल्ड में बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन मिल रहा है, और
स्टेट में आप देखेंगे कि गांव हो या शहर हो, ढेर सारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, और आयुष्मान भारत के अंतर्गत ये सब लिंक्ड कर दिए गए हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि सब्सिडाइज फूड रेट मिलता है गरीबों को, सब्सिडाइज फूड्स मिलते हैं, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलता है सरकारी स्कूल कॉलेजेस में, उनको फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलता है सरकारी हॉस्पिटल्स और जो भी सरकारी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं या कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स। और अगर आप ग्राम पंचायत को देखें, जो कि थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट होती है, तो ग्राम पंचायत को स्टेट गवर्नमेंट से फंड मिलता है, ठीक है, और वो बहुत सारी ग्राम पंचायत तक फंड आती हैं सेंटर गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत भी। तो जो सैनिटेशन है, यानी गांव में जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो भी टॉयलेट्स हैं फ्री, मतलब सरकार फ्री सैनिटेशन बनाती है। तो जब भी आप जो पीडीएस है, यानी पीडीएस के थ्रू जो उन्हें सब्सिडाइज फूड मिल रहा है, जो फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, सैनिटेशन की जो फ्री सुविधाएं मिल रही हैं, विमेंस को लेकर जो उज्ज्वला योजना है, इन सारी चीज़ों को जब आप लिंक करके देखेंगे तो ये अमाउंट रीजनेबल लगता है कि हाँ, अगर कोई गांव में व्यक्ति है जो इतना पा रहा है या शहर में इतना पाने वाला व्यक्ति, वो सरकार के तमाम सुविधाओं को अगर फ़ायदा उठा रहा है, या इससे जो नीचे भी हैं, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 1400 रुपये पा रहा है या कोई 1700, और अगर उसको उन सारे सुविधाओं के साथ जोड़ के देखा जाए तो एक रीजनेबल लाइफ हो सकती है। हम ये कह सकते हैं कि वो कोई अच्छी लाइफ नहीं है, पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जो बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ हैं व्यक्ति इन अमाउंट्स में अब पूरा कर सकता है। लेकिन बेसिक एमिनिटीज़ इन अमाउंट्स में या इनसे थोड़े नीचे वाले अमाउंट में या इनसे थोड़े ऊपर वाले अमाउंट में तभी पूरा हो सकते हैं जब वो गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम्स का भरपूर फ़ायदा उठा रहा हो या उसे भरपूर फ़ायदा मिल रहा हो। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि ओके, अगर ये पावर्टी लाइन की थ्रेशोल्ड है, इतना या इसके ऊपर पाने वाला व्यक्ति अगर पावर्टी लाइन के ऊपर है, तो फिर उसे पीडीएस और बाकी सुविधाएं कैसे मिलेंगी। तो देखिए, ऐसा है कि जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये राज्य सरकार तय करती हैं, ठीक है। केंद्र सरकार का काम ये है, देखिए, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो फार्मर से फूड ग्रेन्स खरीदती है, उन्हें स्टोर करती है, और एफसीआई इन फूड ग्रेन्स को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे इन फूड ग्रेन्स को सेंट्रल इशू प्राइस पे स्टेट्स को बेच देती है। अब स्टेट का काम है कि उन फूड ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना। अब स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करता है, ये स्टेट के पास राइट होते हैं कि वो अपने स्टेट में आइडेंटिफाई करे कि कौन लोग पुअर्स हैं या कौन लोग बेनिफिशरी होंगे उनके पीडीएस के लिए। अब ये जो बेनिफिशरी क्राइटेरिया है ये स्टेट टू स्टेट डिफ़र करता है, ठीक है, और ये पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पर यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम है, यानी वहाँ पे बिलो पावर्टी लाइन या एबव पावर्टी लाइन में कोई वो डिस्टिंक्शन, यानी कोई भेदभाव नहीं करते हैं। तमिलनाडु के अंदर जिसको सब्सिडाइज फूड चाहिए वो राशन कार्ड बनवाए, उसको सब्सिडाइज फूड मिलेगा, यानी वहाँ पे यूनिवर्सल पीडीएस है। बाकी राज्यों में टारगेटेड पीडीएस है, लेकिन उस टारगेटेड पीडीएस में भी नॉर्म्स काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं। फॉर एग्जांपल, कि जो लोग बिलो पावर्टी लाइन के नीचे हैं वो तो इंटाइटल्ड हैं ही। अगर कोई फैमिली है जिसको कोई विमेन रन कर रही है, लेकिन वो विडो विमेन है, मतलब अगर कोई महिला है जो विडो है और वो फैमिली रन कर रही है, तो वो पीडीएस के लिए इंटाइटल्ड है। अगर कोई फैमिली है, उसका जो कर्ता या हेड ऑफ द फैमिली है वो किसी तरह की फिजिकल डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा है, वो इंटाइटल्ड है। जो भी मैनुअल लेबरर्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर लेबरर्स हों चाहे नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में जो भी मैनुअल लेबरर्स हैं, ये सारी फैमिलीज इंटाइटल्ड होती हैं पीडीएस के लिए। तो जो भी पीडीएस के बेनिफिशरीज हैं उनका लिस्ट, उनका राशन कार्ड स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। स्टेट गवर्नमेंट के अपने नॉर्म्स एंड क्राइटेरिया होते हैं, नो डाउट वो जो भी पावर्टी एस्टिमेशन डेटा है उसको इस्तेमाल करते हैं, बट दैट इज़ अ वे टू आइडेंटिफाई द बेनिफिशरी, बट दैट इज़ नॉट द स्ट्रिक्ट मेजर। स्टेट गवर्नमेंट अपने सहूलियत से वो
अपनी बेनिफिशरी की लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, उनकी अपनी क्राइटेरियाज होती हैं, और उन क्राइटेरिया और बिलो पावर्टी लाइन वालों को तो बहुत ही सस्ते रेट पे मिलता है फूड, एबव पावर्टी लाइन वालों को भी कुछ राज्यों में सब्सिडाइज फूड मिलता है। तो हर स्टेट की अपनी डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है। तो मेरे कहने का मतलब था कि, और जैसे मान लीजिए कि तमिलनाडु अगर यूनिवर्सल पीडीएस दे रहा है तो वो कैसे ये दे पा रहा है। एक तो उनको स्टेट से जो फूड ग्रेन्स, मतलब जो भी आप कह लीजिए कि वीट, राइस और ये सब वीट, देखिए पीडीएस से क्या मिलता है, कुछ स्टेट वीट, राइस, शुगर, केरोसिन ये देते हैं, कुछ स्टेट में वीट, राइस, पल्सेस, शुगर, केरोसिन के साथ साथ मसाले भी देते हैं, यानी स्पाइसेस भी वो पीडीएस से बांटते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जो कुछ उन्हें सेंटर से एलोकेट हो रहा है, उसके अलावा अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट, उसकी जीडीपी बड़ी है, किसी स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन वहाँ कम है, तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंड कर सकती है कि उन्हें पल्सेस भी बांट दे, उनको स्पाइसेस भी सब्सिडाइज रेट पे बांट दे, तो वो स्टेट गवर्नमेंट का अपना डिस्क्रिशनरी डिसीजन हो सकता है, ठीक है, उनकी अपनी मर्जी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन उनका क्या बजट साइज है और उनका क्या पॉपुलेशन साइज है। तो मेरे कहने का मतलब था कि ये जो अमाउंट है, ये पॉवर्टी लाइन की, ये रीजनेबल तभी आपको लगेंगी जब आप गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम से इन्हें लिंक करके देखें, ठीक है। तो अब फाइनली अब हम बात कर लेते हैं, और जब आप इनको प्राइवेट कंजम्पशन से लिंक करके देखेंगे तो नो डाउट कि अगर 1506 रुपये या 1800 रुपये कमाने वाला व्यक्ति अगर सरकार की सुविधाएं नहीं पा रहा है, और ये व्यक्ति सब कुछ मार्केट से प्राइवेट कंजम्पशन कर रहा है, ठीक है, मतलब ये मार्केट से सब कुछ परचेस करके अगर कंजम्पशन कर रहा है, तो फिर वो बेसिक कम्युनिटीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता ऑब्वियसली, क्योंकि इस अमाउंट में आपको खाना भी है, अपने घर का रेंट भी देना है। अगर आप शहर में रह रहे हैं तो 1800 में अपने लिए महीने भर का खाना, रेंट देना, क्लोथिंग, फुटवेयर, जो आपकी नेसेसिटीज़ हैं, आपका जो भी मेडिकल या एजुकेशनल एक्सपेंस है, इन सबको अगर आपको पे करना होगा, या आपके ट्रांसपोर्टेशन और भी जो मिसलेनियस आपके खर्चे हैं, इन सब को आप इस अमाउंट में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये अमाउंट रीजनेबल्स होती हैं जब हम गवर्नमेंट के डेवलपमेंटल प्रोग्राम से लिंक करके देखते हैं। फाइनली जो हमारा टॉपिक है वो है वाई वी नीड टू एस्टिमेट पावर्टी। पावर्टी एस्टिमेशन हम करते ही क्यों हैं। और देखिए पावर्टी एस्टिमेशन प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत आता था। 2015 में प्लानिंग कमीशन को हटाकर उसकी जगह पे नीति आयोग बना दिया गया, तो अब पावर्टी एस्टिमेशन नीति आयोग के अंतर्गत आता है। और जैसे प्लानिंग कमीशन पहले नोडल एजेंसी थी गवर्नमेंट की फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ठीक है, किस तरह की पॉलिसी, जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट या गवर्नमेंट के जो भी वेलफेयर स्कीम्स थे, वेलफेयर प्रोग्राम्स थे, उनको लेकर पॉलिसीज़ बनाती थी प्लानिंग कमीशन। अब वो सारा काम नीति आयोग करती है। तो नीड टू एस्टिमेट पावर्टी, सबसे पहला जो कारण है वो है टू एसेस द लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन द कंट्री। यानी अगर हमें ये जानना है कि हमारे देश में लेवल ऑफ डेवलपमेंट कितनी है, तो हमें वो पावर्टी एस्टिमेशन से पता चलता है। क्योंकि देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बोला था इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए होलिस्टिक क्राइटेरिया वेयर वी लुक एट इकोनॉमिक ग्रोथ एलॉन्ग विद रेजिंग द वेलबींग ऑफ पीपल। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ की तो बात करते हैं, साथ ही साथ लोगों की वेलबींग भी बढ़नी चाहिए। अब देश में लोगों की वेलबींग का स्तर क्या है, उनका वेलबींग का जो लेवल है वो क्या है, ये जानना है तो वो पावर्टी के डेटा से पता चलता है। यानी अगर हमारे देश में जैसे कि प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से जो 2011-12 में जो टोटल नंबर ऑफ पुअर्स इन इंडिया थे वो तकरीबन 27 करोड़। तो अगर हमारे देश में 27 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि बेसिक एमिनिटीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि इन लोगों की वेलबींग बहुत पुअर होगी। भाई अगर कोई व्यक्ति फूड को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, सैनिटेशन, क्लोथिंग, फुटवेयर और जो भी है एजुकेशन, मेडिकल, अगर इन चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को भी वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, वो बहुत गरीब है, तो उसकी वेलबींग ऑब्वियसली बहुत पुअर होगी। और अगर पावर्टी ज़्यादा है तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा होगा, चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा होगा, ठीक है, माल न्यूट्रिशन भी ज़्यादा होगा। और अगर पावर्टी ज़्यादा है
तो जो भी पुअर हाउस होल्ड हैं उनके बच्चे स्कूल अटेंड नहीं करते, यानी पुअर हाउस होल्ड के जो स्कूल एनरोलमेंट है वो भी बहुत लो होती है। तो पावर्टी अपने आप में बहुत सारे चीज़ों को बताती है, ठीक है। जो भी वेलबींग के क्राइटेरियाज़ हैं, बहुत सारे क्राइटेरियाज़ को रिफ्लेक्ट करता है पावर्टी। तो पहला तो है कि अगर हमें अपने देश में लेवल ऑफ वेलबींग या डेवलपमेंट जाननी है तो वो पावर्टी से पता चलता है कि अगर इतना % लोग अभी भी पुअर हैं इस पावर्टी लाइन पे, तो हमें पता चलता है कि ओके, ये जो हमने मिनिमल सब्सिस्टेंस लेवल बनाया था इसे भी अफोर्ड ना कर पाने वाले इतने लोग हैं। दूसरा चीज़ क्या है, टू मेक द पॉलिसीज़ फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक बार अगर हमें पता चल गया कि हमारे देश का लेवल ऑफ डेवलपमेंट कितना, नहीं हमारे यहाँ कितने पुअर्स हैं, ठीक है, तो अब हम अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अच्छी पॉलिसीज़ बना सकते हैं। अच्छी पॉलिसी मतलब हमारे पास एक टारगेट होगा कि ओके, अगर इतने % लोग या इतने नंबर ऑफ पॉपुलेशन अगर पुअर की है तो उनके लिए गवर्नमेंट के जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उनका एक्सपेंडिचर बजट कितना होगा। यानी कि जो भी लाइक मनरेगा हो गया, पीडीएस हो गया, इनका हमें एक्सटेंट कितना रखना है, ठीक है, उन पे हमें कितना एक्सपेंडिचर करना है। तो जो एक्सटेंट ऑफ द प्रोग्राम है और एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोग्राम है वो निर्धारित करना आसान हो जाता है अगर हमें पावर्टी डेटा पता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू डू असेसमेंट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट डेवलपमेंटल प्रोग्राम। और सरकार जो भी वेलफेयर प्रोग्राम्स चला रही है, लाइक मनरेगा हो गया, पीडीएस हो गया, और जो भी सब्सिडीज़ दे रही हैं, अंत्योदय अन्न योजना, इन सारे योजनाओं का, इन सारे वेलफेयर प्रोग्राम की वजह से कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, यानी गरीबी कितना कम हुई है, ओके, इसका भी हमें असेसमेंट पता चलता है। तो अगर हमने पावर्टी एस्टिमेट किया है, मान लीजिए हमने 2011-12 में 2009 में प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने पावर्टी एस्टिमेट किया और उसको हमने बाद में 2011-12 के प्राइसेस पे इंडेक्स करके जो हमने पावर्टी लाइन बनाकर जो हमने गरीबी जानी। आज की डेट में अगर सरकार फिर से पावर्टी एस्टिमेशन कराती है, यानी नीति आयोग फिर से पावर्टी एस्टिमेशन कराती है, तो हमें पता चलेगा कि ओके, करेंटली जो उस कंजम्पशन बास्केट को अफोर्ड करने के लिए जो पावर्टी लाइन होनी चाहिए, जो कि मैंने प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी के ही पावर्टी लाइन को जब मैंने सीपीआई हेडलाइन से इंडेक्स किया, तो जो पर कैपिटा पर मंथ बन रहा है ये वैल्यू, या इस पे भी अगर सरकार रिवीजन करती है, इससे हायर वैल्यूज़ को रखती है पावर्टी लाइन, और फिर वहाँ पे अगर हम देखते हैं कि पावर्टी कितना कम हुआ है, तो हमें ये पता चलेगा कि इन 10 सालों में या इन 13 सालों में जो भी सरकार ने वेलफेयर प्रोग्राम चलाए उनसे कितनी देश में विकास या बेहतरी हुई है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना पावर्टी एरिडिकेशन हुआ है। चौथा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू आइडेंटिफाई द बेनिफिशियरी फॉर वेरियस वेलफेयर स्कीम्स। यानी सरकार के जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके लिए हमें बेनिफिशरीज मिल जाते हैं। मतलब देखिए, अगर हम पावर्टी एस्टिमेट करते हैं तो उससे हमें बेनिफिशरीज़ का एक डेटा मिल जाता है कि ओके, इतने बेनिफिशरीज़ हैं या ये बेनिफिशरीज़ होंगे जिनको हमें वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड करनी हैं। टू बी वेरी, मतलब बहुत स्ट्रिक्टली अगर मैं स्पीकिंग बोलूँ तो हम बेनिफिशरी का एक्सटेंट आइडेंटिफाई करते हैं, पर हम बेनिफिशरीज़ को इंडिविजुअल लेवल पे या हाउस होल्ड को नहीं आइडेंटिफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार के जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, वो सेंटर से बजट स्टेट को जाता है। स्टेट तय करते हैं कि बेनिफिशरी कौन होंगे, और हर स्टेट की बेनिफिशरी को आइडेंटिफाई करने का अपना अलग अलग क्राइटेरिया है, उनकी अपनी अलग अलग थ्रेशोल्ड है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो आइडेंटिफाई करती हैं कि बेनिफिशरीज़ कौन होंगे फॉर वेरियस गवर्नमेंट्स वेलफेयर स्कीम्स। तो एज सच जो नेशनल लेवल पे जो पावर्टी एस्टिमेशन होता है, जो नीति आयोग कराती है, उसके आधार पे हम अपने पॉलिसीज़ का एक्सटेंट डिसाइड करते हैं, पर हम बेनिफिशरीज़ को हाउस होल्ड या इंडिविजुअल लेवल पे आइडेंटिफाई नहीं करते। वो काम स्टेट गवर्नमेंट का है और वो उनकी क्राइटेरियाज होती हैं।
ऑल्दो जो नेशनल पॉवर्टी एस्टिमेशन डेटा है इट हेल्प्स, बट it is not the strict criteria because every state government have their own criteria to identify the beneficiaries at individual level और household level. ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने आधार पे राशन कार्ड्स बांटती हैं, उनकी अपनी बेनिफिशरी को आइडेंटिफाई करने क्राइटेरिया होता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट. ओके, तो आज के लेक्चर में इतना. एक बार रिकैप कर लेता है आज हमने क्या देखा. तो सबसे पहले हमने समझा कि पावर्टी क्या होता है, साथ ही साथ हमने ये समझा कि पावर्टी को मनी से लिंक करना ज़्यादा हॉलिस्टिक अप्रोच है, बिकॉज इनकम इज जस्ट अ पार्ट ऑफ मनी. ओके, इनकम इज अ सबसेट ऑफ मनी. मनी कैन बी एक्वायर्ड बाय अदर मीन्स, और जो भी बेसिक एमिनिटीज़ हैं उनको परचेज या अफोर्ड करने के लिए वी नीड मनी. फिर हमने टाइप्स ऑफ पावर्टी देखा, यानी एब्सोल्यूट पावर्टी क्या होता है, डेप्रिवेशन फ्रॉम बेसिक एमिनिटीज़. रिलेटिव पावर्टी क्या होता है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ कंपैरिजन, कि कोई लो इनकम ग्रुप हायर इनकम ग्रुप से कितना पीछे है, या आप ये कह लीजिए कि एक व्यक्ति का इनकम दूसरे व्यक्ति के इनकम से कितना कम है, उसका एक्सपेंडिचर लेवल में जो डिफरेंस है. ठीक है, तो अगर हम इस तरह का कंपैरिजन करते हैं तो वो रिलेटिव पावर्टी होती है. रिलेटिव पावर्टी इनइक्वालिटी को मेज़र करती है. और फिर हमने प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी की जो पावर्टी लाइन है, जो 2011-12 प्राइसेस के हिसाब से जो 27 रुपये और 32 रुपये पर पर्सन पर डे था, उसको हमने CPI हेडलाइन इन्फ्लेशन से इंडेक्स करके जुलाई 2023 के लिए जो भी पर कैपिटा पर मंथ वैल्यूज़ बनाए, हमने देखा कि आज की डेट में ये 1506 रुपये या 1807 रुपये रीजनेबल हो सकता है अगर हम गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम्स के साथ इसे लिंक्ड करके देखें तो. ठीक है, साथ ही साथ फिर हमने ये देखा कि वाई वी नीड टू एस्टिमेट पावर्टी, यानी पावर्टी एस्टिमेशन के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं. तो ये सारी बातें हमने देखी. एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ इस लेक्चर में, यहाँ जो भी मैंने डेटा दिया है ना, ये मैंने प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी का दिया है. इनके बाद एक और कमेटी बनाई गई थी 2013 में, डॉक्टर सी रंगराजन कमेटी, जिन्होंने 2011-12 के प्राइसेस पे जो कंजम्पशन बास्केट था फूड और नॉन फूड आइटम्स का, उसके आधार पे जो पावर्टी लाइन बनाई थी वो रूरल इंडिया के लिए था 32 रुपीज़ पर पर्सन पर डे, और अर्बन के लिए था 47 रुपीज़ पर पर्सन पर डे. और इसके हिसाब से इंडिया में पावर्टी हो गई 30%. ओके, जो कि बहुत ज़्यादा था. तो सरकार ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, और जो भी हमारा अभी भी पावर्टी का जो ऑफिशियल एस्टिमेट है वो एज पर द प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी है. पर जो पावर्टी लाइन 2011-12 के प्राइसेस पे थी, आज की डेट में हमें उसे CPI हेडलाइन इन्फ्लेशन से इंडेक्स करके देखना होगा. और फिर अब अगर फिर से नीति आयोग कोई एक्सपर्ट कमेटी बैठाती है और वो NSSO के डेटा को यूटिलाइज़ करके अगर पावर्टी एस्टिमेशन करती है, तो अब हमें पता चलेगा कि भाई ये जो वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ पे या इनसे बढ़ी हुई वैल्यूज़ पे पावर्टी कितना है इंडिया में, लाइक इट इज़ स्टिल टू नो. ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही. अगले लेक्चर में हम पावर्टी लाइन के एस्टिमेशन के लिए जो भी एक्सपर्ट कमिटीज़ बिठाई गई थी प्लानिंग कमीशन द्वारा, उन सारे कमिटीज़ की जो भी पावर्टी लाइन एस्टिमेशन, उनको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे. तो ये जो कुछ भी है पावर्टी एस्टिमेशन को लेके, ये सारा प्लानिंग कमीशन के टाइम पे हुआ है, क्योंकि जो लास्ट एस्टिमेशन था डॉक्टर सी रंगराजन कमेटी का, वो भी 2013 में था, तब प्लानिंग कमीशन ही थी. नीति आयोग 2015 में आया, और 2015 के बाद से एज सच अभी कोई ऑफिशियल एस्टिमेट नहीं हुआ है. सो आज के लेक्चर में इतना ही. थैंक यू सो मच.